आज की साइंस क्लास में मैं आपके लिए एक दर्पण से संबंधित इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें दर्पण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित हैं। जिन बच्चों ने मिरर वाली हमारी पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, वो बच्चे हमारी सारी पुरानी क्लासेस को अटेंड कर लें ताकि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर रहें। और जो नए बच्चे हैं, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसा गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर जो प्रत्येक स्थिति में आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज दे। आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और लास्ट ऑप्शन है उत्तल तथा अवतल दोनों, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ। तो आपने ऐसा मिरर फाइंड आउट करना है इन चारों ऑप्शंस में से, जिससे आप किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो आपकी जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर मिले। चलिए हम देखते हैं अपना पहला ऑप्शन क्या है। आपके पास पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आप लोग जानते हैं, हम यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, रफ एक प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये है माना हमारा प्लेन मिरर, एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। इस प्लेन मिरर के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कुछ इस प्रकार का अगर ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, तो इसकी इमेज आपको इसके पीछे यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मिलती है, तो हम कहेंगे कि वो इमेज होती है वर्चुअल। तो पहला ऑप्शन तो इसके लिए सही बन रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। ये ऑप्शन ये आएगा यहाँ पर, प्लेन मिरर में बन रही है वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मीन सीधा, देखिए सीधी भी बनती है आप जानते हैं, तो ये भी ठीक है इसके लिए। लेकिन यहां जो लास्ट आपसे पूछा गया है, कहा गया आपसे कि स्मॉलर इमेज। अब आप यहां देखते हैं, आपने प्लेन मिरर में ये अनुभव किया भी है कि प्लेन मिरर में जो इमेज मिलती है वो सेम साइज की होती है, यानी कि जितनी साइज का ये ऑब्जेक्ट रखा है सेम इसी साइज की इमेज भी होगी। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन तो इसके लिए गलत है। अब हम जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की ओर को, अवतल दर्पण। चलिए इस प्लेन मिरर की जगह पर हम लोग रख के देखते हैं यहाँ पे कोई एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण, यहां पर हम रखते हैं अवतल दर्पण को। ये देखिए अवतल दर्पण हमने यहां प्लेस कर दिया। और अगर मैं इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो ये ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा। ये इमेज जो बनती है, एक कंडीशन, एक पोजीशन ऐसी होती है ऑब्जेक्ट के लिए, आप जानते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F प्लेस कर दें, अवतल दर्पण में यदि हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में प्लेस कर देते हैं, तो जो उसकी इमेज मिलती है वो हमें मिलती है वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलती है। लेकिन आप देखेंगे कि वो इमेज होती है लार्जर साइज की। वर्चुअल और इरेक्ट तो होती है, लेकिन वो स्मॉलर ना होकर के लार्जर साइज की होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब आते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की ओर को। हम इस अवतल दर्पण की जगह पर प्लेस कर देते हैं एक उत्तल दर्पण को। हम यहां रखते हैं उत्तल दर्पण को, हम ड्रॉ कर लेते हैं, रफ एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। तो यह है हमारा उत्तल दर्पण, ये बन गया उत्तल दर्पण। अब आप तो उत्तल दर्पण से जो ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में और इरेक्ट मिलती है। और इसकी एक लास्ट जो स्पेशलिटी है वो है कि ये इमेज मिलेगी स्मॉलर। तो हम कहेंगे ऐसा स्फेरिकल मिरर जो प्रत्येक स्थिति में आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा वो होगा सही आंसर आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, वह कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट दांतों का परीक्षण करने के लिए करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, उत्तल तथा अवतल, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ। तो अब हम बात करते हैं डेंटिस्ट की। देखिए डेंटिस्ट को क्या आवश्यकता है। डेंटिस्ट जब हमारे दांत को देखे या उसमें जो हमारी जो दांत में बनी हुई कैविटी है उसको जब डेंटिस्ट देखे, हम यहां पर एक रफ डायग्राम में एक दांत को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है माना हमारा एक कोई दांत, और यहां पर एक कैविटी है इसकी इतनी छोटी सी। अब डेंटिस्ट को क्या आवश्यकता है, डेंटिस्ट की नीड ये है कि वो इस कैविटी को थोड़ा बड़ा करके देख सके और सीधा दिखे इसे। तो
इसमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो डेंटिस्ट को इस कैविटी को या इस दांत को बड़ा करके दिखाए? हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वह है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण के बारे में तो अभी अभी आपने जाना था पहले क्वेश्चन में यहां कि उत्तल दर्पण से जो इमेज मिलेगी वो छोटी मिलेगी, तो डेंटिस्ट के काम ये उत्तल दर्पण तो नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। देखिए इसने दांत के आगे से कॉन्केव मिरर को कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, और उसने इस कॉन्केव मिरर को आपके दांत के सामने कुछ इस प्रकार से सेट किया हुआ है कि ये जो आपका दांत है जो और ये जो कैविटी है ये इसके पोल और फोकस के बीच में प्लेस हो रही है। तब क्या होगा, तब आप जानते हैं कि अवतल दर्पण कि अगर इस पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन F एंड P तो उससे मिलने वाली इमेज हमेशा बड़ी होगी। वो दांत उसे कुछ इस प्रकार का बड़ा दिखाई देगा, कुछ यहां पर कोई इतनी बड़ी कैविटी दिखाई देगी। तो हम कहेंगे कि डेंटिस्ट जिस मिरर का यूज करते हैं वो है अवतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समतल दर्पण में जितना छोटा दांत है या जिस साइज का दांत है या जिस साइज की कैविटी है सेम उसी साइज की कैविटी भी दिखाई देगी, तो ये भी काम नहीं आ सकते। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वह किस प्रकार का गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर होगा जिससे प्रत्येक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज प्राप्त हो? देखिए गोली दर्पण की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आभासी वर्चुअल इमेज मिले, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है इसके लिए, वह है उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्तल दर्पण के सामने, ये हमारा उत्तल दर्पण है और इसके सामने अगर हम किसी भी जगह पर, ये इसका पोल है और आप जानते हैं इसके पीछे यहां कहीं फोकस होगा, तो अगर हम इस उत्तल दर्पण के सामने किसी भी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इससे बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनती है, यानी कि वो कहीं यहां बन जाती है और वो होती है हमेशा वर्चुअल इमेज। तो हमारा पहला ऑप्शन इसके लिए सही है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार नहीं किया जा सकता है? आपने ध्यान देना है, निम्न में से किस प्रकार नहीं किया जा सकता है पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है एक आवर्धक दर्पण की तरह। आवर्धक दर्पण का अर्थ है मैग्नीफाइंग मिरर, यानी कि वो चीजों को बड़ा, वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए। अभी आपने देखा था कि डेंटिस्ट इसका प्रयोग कुछ इसी प्रकार करता है, तो हम कहेंगे कि कॉन्केव मिरर तो ऐसा कर सकता है। ये ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहां नहीं पूछा गया ना आपसे। दूसरा जो ऑप्शन है आपके लिए वो है एक टॉर्च के परावर्तक के रूप में। आपने देखा होगा टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो तो अवतल दर्पण की तरह ही होता है, यहां बल्ब लगा होता है, तो हम कहेंगे कि ये इसमें भी इसका यूज होता है। तो ये ऑप्शन भी इस प्रश्न के लिए सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर 3 की ओर को, दंत चिकित्सकों द्वारा। ये तो आपने देखा था अभी कि कॉन्केव मिरर में दंत का यूज डेंटिस्ट करते हैं। तो ये तीनों जो प्रयोग हैं या तीनों ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तो कॉन्केव मिरर द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है वाहनों के पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर। क्या रियर व्यू मिरर की तरह हम अवतल दर्पण का यूज कर सकते हैं? अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में आपने लगा रखा है, उस गाड़ी में पीछे देखने के लिए आपने लगाया है एक अवतल दर्पण, कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण लगाया है। अब कल्पना कीजिए कि गाड़ी यहां कहीं यहां तो एक ड्राइवर बैठा है जो इसे देख रहा है, जो इसे ड्राइव कर रहा है, वो इस मिरर में पीछे गाड़ी को देख रहा है। अब ये है गाड़ी, देखिए ये गाड़ी जो पीछे से आ रही है, इस गाड़ी को इस मिरर में ड्राइवर देख रहा है। क्या होगा सोचिए, क्योंकि ये अगर F और P के बीच में ना हो तो इसकी जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सबकी सब इमेज बनेंगी रियल इमेज। और रियल इमेज कहां बनती है? आपको पता है कि रियल इमेज हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है और इन्हें देखने के लिए हमें एक स्क्रीन की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि वाहनों में पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके इस क्वेश्चन के लिए आपका ये ऑप्शन सही होगा कि कॉन्केव मिरर का प्रयोग हम वाहनों में पीछे देखने के लिए नहीं कर सकते। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह दर्पण जो किसी बिंब ऑब्जेक्ट का विवर्धित मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। अब वो कौन सा दर्पण है जो
किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हैं। देखिए उत्तल दर्पण तो प्रत्येक कंडीशन में, उत्तल दर्पण की बात करें तो ये प्रत्येक कंडीशन में अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इस उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा जो बनेगी इमेज वो क्या बनेगी, स्मॉलर बनेगी। तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अगर ये अवतल दर्पण है, देखिए इस अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण के सामने यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें, P और F के बीच में, तो जो इसकी इमेज मिलेगी वो क्या बढ़ेगी, इससे बड़ी साइज की, मैग्नीफाइड। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए कि वो एक ऐसा मिरर जो ऑब्जेक्ट को विवर्धित, मैग्नीफाइड कर सकता है, वो होगा अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण की अभी तक हम बात कर चुके हैं कि उत्तल दर्पण के सामने यदि किसी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनती है, यानी कि वो जिस साइड को, जिस ओर को इंसिडेंट रे जा रही होती है उसी ओर को इमेज भी मिलती है। तो ये जो इमेज होती है ये होती है वर्चुअल। तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं है। अगर हम बात कर लें, यहां जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है अवतल दर्पण, तो हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में अगर हम अवतल दर्पण के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण, ये इसका पोल है और ये माना यहां पे इसका फोकस। तो क्या होगा, देखिए आपने कहां रखा है ऑब्जेक्ट को, फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखा है। तो क्या होगा, इससे जो इमेज मिलेगी आपको, वो इमेज मिलेगी आपको हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस ओर को आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी ओर को इसकी इमेज भी आपको मिलेगी और ये इमेज होगी आपकी रियल इमेज। तो हम कहेंगे कि एक ऐसा दर्पण जो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है वो है कॉनकेव मिरर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहां नहीं पे ध्यान दीजिए आप लोग। कई बार बच्चे बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो नहीं को समझ ही नहीं पाते। वो इसमें जो सही है वो सोचते हैं कि सभी सही लग रहे हैं तो किसी में भी टिक लगा देते हैं। यहां है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपने इसमें से बताना है। तो कॉनकेव मिरर के लिए देखिए पहला लिखा है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और आपको पता है यहाँ पे इसका होगा पोल और यहाँ इसका माना फोकस और यहाँ पे इसका माना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये ऑप्शन तो सही है इसके लिए, लेकिन आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये फोकस दूरी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो माइनस में होती है, तो ये तो सही है ऑप्शन। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, ये बात भी कॉनकेव मिरर के लिए सही है, क्योंकि प्रतिबिंब अगर रियल बनता है तो वो दूरी ऋणात्मक हो जाती है और अगर वो वर्चुअल बनता है तो धनात्मक हो जाती है। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए तो ये कथन भी सत्य है, लेकिन यहां पूछा गया कि कौन सा नहीं है सत्य। अगला जो तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको, प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होगी। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, हमेशा क्या जो इमेज बनेगी वो हमेशा, ये कह रहा है कि वो हमेशा धनात्मक होगी। धनात्मक का अर्थ है कि वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही बनेगी और वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है कि अवतल दर्पण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। और देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। कॉनकेव मिरर में अगर प्रतिबिंब नीचे को बनेगा रियल तो माइनस में होगी, यदि वर्चुअल बन रहा है ऊपर को तो वो धनात्मक होगी। तो ये तीनों कथन क, ख और घ तो सही है, लेकिन जो इसमें सही नहीं है वो है ग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंब ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के सामने किस स्थान पर रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बने। अवतल दर्पण के सामने देखिए, हम अवतल दर्पण को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यह है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के सामने ये कह रहा है कि कहां पर को किसी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करें कि उसकी इमेज आपको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मिले। यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो आपसे पूछा गया कि इमेज कहां पर वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बने, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर को ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो वो जगह है, वो स्थान है कहां पर, बिटवीन एफ एंड पी, यहां पर को अगर आप रख देते हैं। अब यहां जो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए फोकस पर, अगर आप फोकस पर रख देते हैं तो उसकी जो इमेज मिलती है वो अनंत पर जाकर के मिलेगी आपको, और वो रियल होगी। दूसरी बात, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया आपको फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ये यहां पर की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये भी जो इमेज मिलेगी ये भी रियल इमेज मिलेगी, और स्मॉलर बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ये बनेगी रियल इमेज और इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट नहीं बनेगी। अगला जो ऑप्शन दिया गया है ध्रुव पर, पोल पर तो हम रख ही नहीं सकते, और लास्ट जो ऑप्शन दिया गया वो है फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण के लिए अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस तथा पोल के बीच में रख दें तो उससे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट तथा मैग्नीफाइड होगी। देखिए वर्चुअल है, इरेक्ट ऊपर को है और मैग्नीफाइड है, बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, वाहनों की हेडलाइट तथा टॉर्च में प्रकाश के समानांतर किरणपुंज पैरेलल लाइट रे प्राप्त करने के लिए परावर्तक सतह होनी चाहिए। अब ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता कई बार कि हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च में कौन सा परावर्तक होता है। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आज आप टॉर्च में देखिए कि उसकी परावर्तक सतह कैसे बनी। देखिए उसकी परावर्तक सतह कुछ अंदर की ओर को इस प्रकार से धसी हुई होगी, और यहाँ इसकी वो जो चमकीली सतह, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बनी होगी अंदर की ओर को धसी हुई। तो ये अंदर की ओर को धसी हुई सतह वाला जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। तो इसका सही ऑप्शन हो गया कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टॉर्च के प्रकाश का समानांतर किरणपुंज पैरेलल लाइट रे प्राप्त करने के लिए बल्ब को परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहां पर होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी सारी क्लासेस सही से ज्वाइन की हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये टॉर्च के कहां पर को बल्ब को रखा जाए। अगर ये इसका पोल मान लिया जाए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का टॉर्च की, और ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको प्राप्त करनी है पैरेलल रेज। ध्यान दीजिए आपने कैसी पैरेलल रेज, पैरेलल रेज सिर्फ एक जगह पर आ सकती हैं, और वो है अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ठीक प्लेस कर दें फोकस पर। यानी कि अगर आप बल्ब को इस जगह पर जलाएं, बल्ब को ऐसे रखें कि उसकी जो जगह बने वो बन जाए फोकस पर, तो हम कहेंगे कि जो उसके द्वारा बनने वाली इमेज है, यहां पर को आपने बल्ब को रख दिया तो इसके द्वारा, इस बल्ब के द्वारा जो भी प्रकाश की किरणें इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी, वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से पैरेलल होती हुई आगे को बढ़ जाएंगी। तो इसका ऑप्शन हो गया सही, फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वह कौन सा दर्पण है जिसका प्रयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण, रियर व्यू मिरर के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया गया आपको उत्तल दर्पण। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा उत्तल दर्पण, पहला ऑप्शन जो है आपका। देखिए पश्च दृश्य दर्पण की आवश्यकता क्या है और ये कैसा दर्पण होना चाहिए। ये ऐसा दर्पण होना चाहिए जिससे हमें जो इमेज दिखे वो हमेशा सीधी दिखे। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो हमेशा सीधी दिखे, यानी कि इरेक्ट दिखे, और हमारा जो दृश्य क्षेत्र है, जो हमारी आंखों का दृष्टि क्षेत्र है, वो भी बढ़ जाए। यानी कि हमें पीछे बहुत दूर तक और काफी चीजें दिखाई दें, जिससे कि हम रोड में देख सके पीछे कि हमारे पीछे कितना ट्रैफिक चल रहा है। तो इसके लिए हमें एक ऐसे मिरर की आवश्यकता होगी जिससे हमेशा इमेज वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और छोटी बने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके लिए? बिल्कुल आपने सही फाइंड आउट किया, वो होगा उत्तल दर्पण। देखिए कैसे, अगर ये उत्तल दर्पण किसी गाड़ी में लगा हुआ है और इसके पीछे से एक गाड़ी कोई चल रही है रोड पे, तो क्या होगा, ये गाड़ी है मान लीजिए, ये गाड़ी चल रही है रोड में, गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा, इसकी जो इमेज इस दर्पण पर बनेगी, इसमें जो ड्राइवर इस इमेज को देखेगा वो यहां कहीं इसके पीछे कहीं बन रही होगी, और वो इमेज कैसी बनेगी, इससे थोड़ी सी छोटी और सीधी। अब छोटी बनने से क्या होगा, इसका जो फील्ड ऑफ विजन होगा, जो इसका दृष्टि क्षेत्र होगा, वो काफी बढ़ जाएगा। यानी कि इसके पीछे का जितना भी एरिया होगा,
इसको, इस ड्राइवर को यहां इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही आंसर है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो हम कहेंगे कि पश्च दृश्य दर्पण वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्पण है जिससे बिंब का आभासी और बराबर वर्चुअल एंड सेम साइज इमेज बनती है? यानी कि एक ऐसा आपने मिरर फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से जिससे कि आपको जो इमेज मिले वो वर्चुअल लेकिन सेम साइज की बने। देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में अब तक हम समझ चुके हैं ऊपर के क्वेश्चंस में कि उत्तल दर्पण से हमें जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल मिलती है, लेकिन उसकी साइज होती है स्मॉलर। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अवतल दर्पण से भी हमें वर्चुअल मिल सकती है, लेकिन उसकी जो साइज होती है वो होती है मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच गया अब ग, समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण के बारे में तो आप जानते हैं इसके बारे में अच्छे से कि इसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इसकी जो इमेज मिलती है वो हमें वर्चुअल और सेम साइज की मिलती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ग वाला सही, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे इमेज हमेशा आभासी और बराबर साइज की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर कितनी दूरी तक चले कि मोहन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 5 मीटर रह जाए? इसको समझने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक प्लेन मिरर को। यह है प्लेन मिरर और इसके सामने एक बच्चा है जिसका नाम है मोहन। वो है, मान लिया हमने, ये है मोहन, ये है मोहन। मोहन खड़ा है, इससे कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है इस मिरर से? यहां से जो इसकी दूरी है वो है 10 मीटर, ये जो डिस्टेंस है। अब आपको पता है समतल दर्पण क्या करेगा। समतल दर्पण के अंदर जो इसकी इमेज बनती है वो भी कितने डिस्टेंस पे बन रही होगी इधर, वो भी इधर भी अंदर भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही कहीं मोहन की एक इमेज इसको मिल रही होगी। ये माना मोहन की इमेज है, ये मोहन की इमेज है। मान लिया हमने मोहन की इमेज भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे से मिल रही है। अब आपसे पूछा गया कि ये कितनी दूरी तक चले कि मोहन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 5 मीटर रह जाए। तो ये है मोहन की इमेज जो 10 मीटर पे। अब देखिए, पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो कहा गया है कि आपसे अब मोहन चल रहा है इधर की ओर को, यहां को चला। कितनी दूरी इसने तय की? ये दूरी इसने तय की 5 मीटर की। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई? अब ये रह गई 5 मीटर। तो हम कहेंगे कि यहां पे भी ये कितनी दूरी पे इसकी इमेज मिलेगी, किसको? 5 मीटर की डिस्टेंस पे मिलेगी। तो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी अब 10 मीटर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आपके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर की। तो अभी तो 10 मीटर की है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो कहा गया आपसे कि मोहन अब की बार चल के आ गया है 6 मीटर। माना ये जो दूरी है अब की बार ये हो गई 6 मीटर। ये 6 मीटर तक यहां तक आ गया चल के, या यहां तक आ गया चल के। तो अभी डिस्टेंस कितनी रहेगी इसके बीच की? मान लिया ये डिस्टेंस देखिए यहां तक है 6 मीटर, ये 6 मीटर है। तो अभी डिस्टेंस कितनी रहेगी इसके बीच की? यहां पे ये रह गई, यहां 4 मीटर की डिस्टेंस रह गई इसके बीच में। तो अब अगर ये 4 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की? ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 4 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो कहा गया आपसे 2.5 मीटर तक चल के आता है मोहन। वो अपनी जगह से 2.5 मीटर तक चल के आ रहा है। तो 2.5 मीटर भी हम देख लेते हैं। माना ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आ गया ये जो दूरी है ये मान लिया हमने 2.5 मीटर की है। अब ये जो डिस्टेंस रह गई कितना रह गई यहां से यहां तक की? जहां पर मोहन अब खड़ा होगा वो हो जाएगी 7.5 मीटर की। तो जो इसकी इमेज मिलेगी वो भी कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी आपको? अब की बार 7.5 मीटर पर मिलेगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो टोटल डिस्टेंस हो गई मोहन और उसकी इमेज के बीच में वो कितनी हो गई है? 15 मीटर की हो गई है। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब जो लास्ट ऑप्शन है उसमें उसको देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है, आपको दिया गया है कि मोहन अब की बार चल के आ गया है 7.5 मीटर। अपनी जो उसकी जो ओरिजिनल डिस्टेंस, जो उसकी पहले की स्थिति थी वहां से मोहन चल के आ गया है अब 7.5 मीटर पर। माना ये जो डिस्टेंस है ये यहां तक है 7.5 मीटर। तब हम कहेंगे कि यहां से लेकर के इस जगह तक की दूरी रह गई है 2.5 मीटर। अब देखिए यहां, क्योंकि अब मोहन अब की बार यहां खड़ा हो गया होगा
2.5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो जो इसकी इमेज मिलेगी वो भी हमें यहाँ 2.5 मीटर पर मिलेगी। तब इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, देखिए वो हो गई अब 5 मीटर। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन 7.5 इसके लिए सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण अपसारी डायवर्जिंग मिरर कहलाता है? वो कौन सा दर्पण होगा जो प्रकाश की किरणों को, अगर उसकी ओर को प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं तो प्रकाश की किरणों को फैला दे? तो देखिए ये ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन सही है इसके लिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, ये माना उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित होती हैं, प्रकाश की किरणें अगर कुछ इस प्रकार से आपतित होती हैं तो वो इसे टकराने के बाद पीछे को फैलती हुई है, ऐसे पीछे को फैल जाती है, ये कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर और या अपसारी दर्पण। तो इसका ऑप्शन सही है उत्तल दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको r दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया गया है, कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितनी होगी? आपको पहले जो दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले आपको जो दिया गया है वो है r दिया गया है आपको कितना, 30 सेंटीमीटर, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहां आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है, वो है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। तो हम यहां इस डेटा को इसमें रख लेते हैं। क्या होगा इसमें, अगर हम रखते हैं डेटा को, r की वैल्यू आपको दी गई 30/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आ गई इसकी फोकल लेंथ। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब +6 सेंटीमीटर आवर्धित मैग्निफिकेशन ऑफ +6 सेंटीमीटर है, तो बिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? देखिए इस प्रश्न को पहले आप अच्छे से समझ लें। आपको कॉनकेव मिरर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसके लिए। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और आपसे कहा गया है कि इस कॉनकेव मिरर के सामने कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसकी जो इमेज है वो प्लस में बन रही है। प्लस का अर्थ है कि वो इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट, और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी बन रही है। इरेक्ट है, सीधी, और मैग्नीफाइड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है। तो यहां इसका माना ये पोल है और यह है इसका फोकस और यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट के, आपको पता है कि अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसी है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज प्लस में आ सकती है, यानी कि वो इरेक्ट हो सकती है। वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया होगा, बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा इसके लिए। फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हो तभी वह प्लस में उसकी इमेज यानी कि धनात्मक होगी, वो सीधी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये इसके लिए सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। किसी दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? देखिए जो फोकस दूरी अनंत होती है वो ऑप्शन नंबर ग है आपका सही, समतल दर्पण, प्लेन मिरर के लिए जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के ठीक बीच में एक बिंब ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस बिंब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। माना एक मिरर ऐसे है और दूसरा मिरर कुछ इस प्रकार से, और हम मान लेते हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दो मिरर हैं हमारे, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री का। तब आपसे पूछा गया है कि यहां पर को माना आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, ये आपसे कह रहा है कि इन दोनों मिरर में इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज आपको मिलेंगी। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है क्या, 360 अपॉन एंगल, जो भी आपका एंगल है, जितना भी आपको एंगल दिया गया है
-1। तो इस फॉर्मूले में इसको रख के देखते हैं हम। 360 वैल्यू आपको एंगल जो दिया गया है वो दिया 60 डिग्री का अपॉन 60 -1। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 16 से अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा यहां पे 6 -1। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। तो हम कहेंगे कि यहां कितने हमें इमेज मिली। अगर दो मिरर 60 डिग्री पे रखे गए हैं वहां मिली आपको इमेज 5। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए सौर कुकर सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। कौन सा मिरर है जिसका यूज सोलर कुकर में कर सकते हैं। देखिए सोलर कुकर की एक विशेषता है कि उसकी ओर को आने वाली, ये माना ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बना रहा है सोलर कुकर, तो ये क्या करे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को जो इस दर्पण पर आपतित हो, वो इन प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकसित कर दे, यानी कि अभिसरित कर दे। तो ऐसा एक ही मिरर है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आने का मिलाएगा, कन्वर्ज करेगा, जो वो है कॉन्केव मिरर, जो अभिसरित कर दे प्रकाश की किरणों को, वो है अभिसरित करने वाला दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम कहेंगे कि सोलर कुकर में प्रयोग करने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए आपने ऐसा बार्बर की शॉप में भी देखा होगा, आपने ध्यान किया होगा, अगर आप के सामने कुछ एक मिरर ऐसे रखा है और एक आपके पीछे रखा होता है और आप कहीं यहां पर बैठे हुए, तब आप उसके अंदर ध्यान दीजिए कितने प्रतिबिंब बनते हैं। आप उन्हें काउंट करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि वहां पर जो प्रतिबिंब ना तो 2 ना 1 ना 4 वो बनते हैं अनंत। तो जब दो समतल दर्पण कुछ इस प्रकार से रखे हों कि वो आपस में एक दूसरे के समानांतर हों तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच में कितना कोण होना चाहिए। देखिए अभी भी हमने एक ऐसा ही प्रश्न किया भी था, तो अब आपसे पूछा गया कि कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए अगर आपको कितने प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं, 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 360 आपको फॉर्मूला पता है, 360 अपॉन ये तो 0 है तो ये तो कुछ होगा नहीं, वैल्यू कुछ नहीं करेंगे हम इसके लिए। अब हम सेकंड ऑप्शन की ओर आते हैं 90 -1। सॉल्व कीजिए इसे, 0 से 0 कैंसिल करिए, 9 से इसे कितना आ गया, 9 4 जा 36, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 3। कितने आए, कितने इमेजेस मिली आपको, 3। तो हम कहेंगे कि आपसे पूछा भी गया है 3 इमेज मिलनी है, तो हम कहेंगे अगर वो दोनों 90 डिग्री पर रखे गए हों तो उनके बीच में जो इमेज बनेगी वो हमें मिलेंगी 3 इमेज कुछ इस प्रकार से अगर रखे गए हों तो। और यहां पर को ठीक बीच में आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा हो तो इसकी जो इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की वो मिलेंगी आपको 3 इमेज मिलेंगी। तो ये इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके लिए गो आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्पण सूत्र, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से दर्पण सूत्र क्या है। रिकॉल कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है ये। तो दर्पण सूत्र के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका सही आंसर है। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश का चिकने पृष्ठ स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो ये कहलाता है परावर्तन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।